नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो पर सवाल पब्लिक का। क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास खुदवाना चाहते हैं? क्या वाकई राम मंदिर पर न्योते पर सियासत करने वाले महाकुंभ का निमंत्रण बंटने से चिढ़े हुए क्यों हैं? दर्शकों, 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। महाकुंभ की शुभ शुरुआत होनी है। कहा जा रहा है कि इस साल करीब 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के महाकुंभ के लिए एकता का नया मंत्र दिया है। कहा है, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की ग्लोबल ब्रांडिंग में जुटे हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, उपराज्यपाल सबको महाकुंभ में आने का विशेष आमंत्रण दिया है। इस बीच योगी और अखिलेश में महाकुंभ पर महाभारत छिड़ी हुई है। ये महाभारत महाकुंभ की तैयारियों को लेकर है, महाकुंभ के आमंत्रण को लेकर है, महाकुंभ की सनातन परंपराओं को लेकर है। लेकिन एक तरफ महाकुंभ की परंपरा को ढाल बनाकर अटैक की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं परंपराओं और गौरव को जब संभल में खोजने की कोशिश होती है तो उसका मुखर विरोध होता है। आज समाजवादी पार्टी का एक सीनियर लेवल का डेलीगेशन संभल पहुंचा। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिला और 5-5 लाख की सहायता राशि भी दी। बहुत अच्छी बात है। किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी के पिता की मौत पर दुख होता है और होना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से भी नहीं मिलना चाहिए था? क्या वहां भी परिवार की सहायता नहीं होनी चाहिए थी क्या? वहीं संभल की खुदाई में मंदिर और बावड़ी मिलने से बात आगे बढ़ गई है। बात संभल से महाकुंभ और फिर सीएम योगी के आवास तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि राम मंदिर से चिढ़ने वाले महाकुंभ को बदनाम करने का बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं? महाकुंभ में हिंदू एकजुटता के मोदी योगी के आह्वान से कौन घबराया हुआ है? यही है आज सवाल पब्लिक का। मैंने आपसे पहले भी कहा, हर स्तर पर लड़ाई है। लगता है कि तलवारें खींची हुई हैं। महाकुंभ पर न्योता भेजा जाना सही है या नहीं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन इस बात से अखिलेश यादव बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने पीर पार्टी का हवाला भी दिया है। सुनिए उनका ये बयान। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अखिलेश जी हो, डिंपल जी हो या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हो, मुझे याद है इसी साल के शुरुआत में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण बंटे थे तो उसे पाकर भी कई हाई प्रोफाइल लोग वहां नहीं गए, आज तक नहीं गए। अखिलेश जी तो निमंत्रण के कुरियर की रिसीट तक मांग रहे थे। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाकर दर्शकों को उस वक्त अखिलेश जी और डिंपल जी दोनों का बयान सुनवाना चाहती हूं। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा, जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। मतलब निमंत्रण की चाह थी, निमंत्रण मिला भी,
फिर भी नहीं गए। आज वही लोग महाकुंभ के लिए विशेष निमंत्रण पर सवाल उठा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ऐसे आयोजन में लोग अपनी आस्था से जाते हैं। अरे भाई, आस्था इतनी है तो राम मंदिर भी उसी आस्था के साथ जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो गए नहीं। अब जब महाकुंभ के सफल आयोजन का दावा है, उसकी जोरदार तैयारी है, तो फिर उसकी ब्रांडिंग भी होगी और दिक्कत हुई है तो उसकी जवाबदेही भी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी योगी विरोधियों की असल दिक्कत महाकुंभ की ब्रांडिंग को सनातन एकता से जोड़े जाने पर है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को लेकर क्या कहा, बस कल ही के दिन। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले योगी इसी लाइन को लेकर बोल चुके हैं। कुंभ में हिंदू एकता और नहीं बंटने को लेकर पोस्टर बैनर लग चुके हैं। मतलब महाकुंभ से एक सामाजिक राजनीतिक संदेश जरूर सामने आने लगा है और इसे और बड़े स्तर पर आने की संभावना जताई जा रही है। और इस सियासी एकता के आह्वान से असर हरियाणा महाराष्ट्र में मोदी योगी विरोधी देख चुके हैं। शायद यही वजह है कि संभल की खुदाई पर सीधे सवाल उठाने वाले अखिलेश योगी के मुख्यमंत्री आवास में खुदाई और शिवलिंग मिलने की बात कह रहे हैं और कांग्रेस हाँ में हाँ मिला रही है। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है जो लोग कहते थे। उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक बोल रहे हैं, बहुत ठीक बोल रहे हैं। बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी। हर 10 फीट पे कोई अवशेष मिलेगा। हो सकता है बुद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मिलेगा ही। तो आप क्या करेंगे? पूरे देश की खुदाई कर देंगे? तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, क्या राम मंदिर से चिढ़ने वाले ग्रुप अब महाकुंभ को बदनाम करने का बहाना ढूंढ रहे हैं? संभल की खुदाई पर सवाल उठाने वाले योगी के मुख्यमंत्री आवास को क्यों खुदवाना चाहते हैं? महाकुंभ में एकता एकजुटता के मोदी योगी के आह्वान से विरोधी क्यों घबराए हुए हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, विवेक श्रीवास्तव वामपंथियों के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत हो गई है? सब कुछ खुदवाना चाहते हैं, खुदवाई को रोकने वाले आज खुद खुदवाना चाहते हैं। निमंत्रण जिनको कुरियर से भी नहीं मिल पाता था, आज निमंत्रण पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? सनातन की जुड़ाव से दिक्कत है या एकता से दिक्कत है? किस बात की दिक्कत है अनुराग भदौरिया जी? दिक्कत इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। समाज में विकास की राजनीति करना नहीं चाहती है। समाज में जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नफरत और नफरत की बात करती है।
इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन से लेना होता तो प्यार की बात करते, सनातन तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन कब नफरत की भाषा सिखाता है, सनातन कब दूसरे धर्म का अपमान करना सिखाता है। सनातन तो हमेशा कहता है कि हमें दूसरे धर्मों को भी का सम्मान करना चाहिए। तभी तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम का बात करने वाला है ना सनातन। तो इनको क्या है, इसलिए आप देखो, इनको आशीर्वाद प्रभु का नहीं मिलता है। जब प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं, फिर इनको लगता है आशीर्वाद नहीं मिला तो डबल परेशान हो जाते हैं। फिर अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद एकदम नहीं मिलता, समाजवादियों को मिलता है, क्योंकि समाजवादी लोग प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। ये चूंकि प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे थे तो इन्हें आशीर्वाद नहीं मिला। हम उनके आदर्श आचरण को अपना रहे थे, हमें आशीर्वाद मिला, तो अब ये परेशान है, बौखलाए हैं। बौखला के सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, कभी संभल में चले जाएंगे, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने लग जाते हैं। अरे भाई, आप मस्जिद में तो मंदिर खोज रहे हो, लेकिन आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप, ये वही देश है जहां पे सभी लोगों ने मिलकर देश की आजादी में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, सब ने मिलकर देश की आजादी में लड़ाई लड़ी। चाहे यहां पे अशफाक उल्ला खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, या चंद्रशेखर आजादी हो, सभी ने यहाँ पे देश के लिए शहीद हुए हैं, और सबका इस देश पे उतना ही अधिकार है। तभी बाबा साहब ने यहाँ संविधान बनाया। चूंकि संविधान, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो बाबा साहब का ही अपमान कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। अब बाबा साहब ने चूंकि संविधान बनाया, उस संविधान में, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, जिसमें सभी को अधिकार है, बराबर का अधिकार है, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार है, हर बोली भाषा के लोगों को बराबर का अधिकार है, हर किसी को अपनी संस्कृति और संस्कार मनाने का अधिकार है। तो इनको इस बात की दिक्कत होती है, ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान एक नहीं देखना चाहते। संस्कृति ही तो मनाई जा रही है महाकुंभ में। अब आप कह रहे हैं उसमें निमंत्रण मत भेजो। ये दिक्कत, नई दिक्कत, ये नया जो मर्ज है, इसका कारण क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सुधांशु जी, आप ही समझा दीजिए कि ये नई दिक्कत क्या है। राम मंदिर से दिक्कत थी, अब इनको दिक्कत हो गई है महाकुंभ के निमंत्रण से भी। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहले एक दो लाइन में मैं भदौरिया जी की बात का जवाब दे देना चाहता हूं। दिक्कत इनको यह है कि आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ हुआ था, तब अखिलेश जी की सरकार थी, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इस पूरे मेला के आयोजन का अध्यक्ष कौन था? आजम खां। जो लोग बताने की कोशिश करते हैं ना कि दूसरे धर्म वाले को नहीं करते, और आजम खां कौन? कोई आलिम, फाजिल, जहीन, नफासत वाला मुस्लिम नहीं, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने 1990 में भारत माता को डायन कहा, जिनके बारे में यह आरोप है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए क्या क्या बोला था, और अनुराग भदौरिया जी जिन्होंने 6 सितंबर 2016 को हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया की संज्ञा दी थी। 6 सितंबर 2016 टाइम, प्लेस और डेट के साथ बोल रहा हूं। उस आजम खां को कुंभ मेले का अध्यक्ष बनाया गया था, आयोजन समिति का। अब मैं बताना चाहता हूं, जो निमंत्रण की बात कर रहा हूं, मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। आज ये बताया जा रहा है 40 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन को छोड़ के दुनिया में कोई तीसरा देश नहीं जिसकी आबादी 40 करोड़। मौनी अमावस्या वाले दिन उम्मीद है कि 4 करोड़ से ऊपर लोग हो सकते हैं। दुनिया में 75% देश हैं जिनकी आबादी 4 करोड़ नहीं है। और सोचिए ये कैसे आते हैं? ये आयोजन में इतना आदमी आता कैसे? विदाउट एनी इन्विटेशन। जिसकी आस्था होती उसे इन्विटेशन नहीं चाहिए। विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी परसुएशन, बस वो पत्रा में देखता है फला तारीख को मौनी अमावस्या और चल देता है। और अखिलेश जी जाएंगे, वो तो चलिए वीआईपी ढंग से रहेंगे, बाकी लोग तो खुले आसमान के नीचे जाके रहते हैं। ये दुनिया, भारत का ड्राइविंग फोर्स है। दुनिया में बड़े से बड़े नेता के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती। जब ओलंपिक गेम, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, उसके बाद चंद लाख लोग आते हैं उतने एडवर्टीजमेंट के बाद। सोचिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका जी, ये दुनिया का एकमात्र आयोजन है जो बृहस्पति ग्रह की सर्किल पे होता है। दुनिया में चांद और सूरज देख के तो फिर भी कई धर्म मिल जाएंगे जो अपना त्योहार मनाते हैं, पर जुपिटर की 12 साल की साइकिल के ऊपर त्योहार मनाने वाला यह दुनिया का इकलौता पर्व है जो दर्शाता है कि हमारी साइंस और सेलेस्टियल नॉलेज कितनी बड़ी हुई थी। मगर क्या बताएं, और यह दुनिया का इकलौता धार्मिक उत्सव है जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, कोई नहीं रोकता और अपनी श्रद्धा से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने गैर ईसाई वेटिकन की यात्रा में जाना चाहते हैं, कितने गैर मुस्लिम मक्का की यात्रा में जाना चाहते हैं। और नाविका जी, उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, श्रद्धा से रहते हैं, और कोई उनसे नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ।
अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे कि मुझे मक्का मदीना या मदीना मुनव्वर की यात्रा करनी है तो फट से कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। आपको कहां से समझ में आएगी जिन जिन लोगों के लिए जो खुदाई की बात मैं कहता हूं, तो ये भी बताना चाहता हूं भदौरिया जी, हम तो वो हैं जो इस देश में कंकड़ कंकड़ को शंकर देखते हैं। याद है, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इतना सम्मान की नदियों को जहां माता कह के बुलाते हैं, कहां समझ पाएंगे आप? आप तो जिस भावना से, जिस दूषित भावना से कह रहे थे कि वहां पे शिवलिंग है, वो शिवलिंग का भी अपमान है, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री आवास का भी अपमान है। अब आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपका उत्तर देने को तैयार हूं। मैंने तीनों बिंदुओं पे उत्तर दे दिया। जवाब। अच्छा सुधांशु, ये बताइए, कुंभ मेला जो हो रहा है, ये तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ मेला शुरू किया, कुंभ का आविष्कार किया, ऐसा तो नहीं है ना। कुंभ तो पहले अर्धकुंभ होता था, फिर अर्धकुंभ की जगह कुंभ हो गया, फिर महाकुंभ हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुंभ मेला हुआ, महाकुंभ मेला हुआ, और हमने किसको आयोजक का अध्यक्ष बनाया? आदरणीय आजम खान साहब को बनाया था। विश्व की यूनिवर्सिटी में जाके अवार्ड मिला था कि इतना भव्य हमने आयोजन कराया था, इतना भव्य आयोजन कुंभ मेला का हुआ था। आप नहीं है तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा कि अवार्ड कौन सा मिला था। नहीं है बता पाएंगे तो हम आपको दे देंगे। ये कुंभ कब से होता चला रहा है? तब हम लोगों ने कुंभ कराया था क्योंकि आस्था का था। उसकी हमने आपकी तरह राजनीतिक मार्केटिंग नहीं की थी, हमने उसकी आस्था के लिए आस्था का शब्द उठाया था। उस समय भी करोड़ों लोग आए थे, 30 करोड़ लोग उस समय भी आए थे, शायद आप भूल गए। ऐसा नहीं है कि 30 करोड़ 40 करोड़ आप करवा रहे हो तो इसलिए आ रहे हैं, पहले भी लोग करोड़ों लोग आते रहे हैं, और आज से नहीं आ रहे हैं, सालों साल से करोड़ों, जब भी यहां कुंभ होता है तो करोड़ों लोग आते रहे हैं, और आज आने वाले फिर करोड़ों लोग आएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब आपने बोला कि आप ये खोदने की बात कर रहे हो, चूंकि हमने फिर आपको बोला कि आप राजनीति करते हो, हम राजनीति नहीं करते हैं। कुंभ हमारे आस्था का विषय है, हम बिना बुलाए कुंभ जाते हैं। आप उसको किससे जोड़ रहे हो? हर चीज को एक दूसरे चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कुंभ आपने ही शुरू किया है। आप जैसा नैरेटिव दे रहे हो जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ही कुंभ शुरू किया है, उसके पहले कुंभ था ही नहीं ब्रह्मांड में। हमें लगता है आप आए तब से भगवान की बात, आप लगता है कि इसके पहले तो कहीं मंदिर होते ही नहीं थे। अरे प्रभु, हर घर में मंदिर पाया जाता है, हमारे घर में आएंगे तो भी मंदिर मिलेगा, हिंदुस्तानी हर हिंदू के घर में मंदिर पाया जाता है। आप शायद इस चीज को भूल रहे हैं, आपने आके इसकी राजनीति की है, आप और कुछ नहीं किया है। अगर आपके अंदर आस्था होती तो आप मेरे साथ कहते ऐसा तो कोई घर नहीं है जहां मंदिर ना हो। अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी करें तो ये हो जाता है टोटल राजनीति। सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका जवाब भी दें, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट, क्योंकि शो फैक्ट्स का है, तो ये भी बता दूं कि आपने 2013 में महाकुंभ की एक बात की, तो 2013 की कैग रिपोर्ट कह रही है महाकुंभ में 60% तैयारियां अधूरी रह गई। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे हुए। टेंडर से लेकर पेमेंट तक बहुत कंपनियां मौजूद थी। ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में कमी थी। ये बस फैक्ट्स रख रही हूं, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। लेकिन कुंभ महाकुंभ था, और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ भी ऐसा कुछ नहीं था। अब ये सीएजी की रिपोर्ट है साहब, ये ऑडिट की रिपोर्ट है, और आप ही की सरकार थी, आपकी समर्थक केंद्र में सरकार थी, इसलिए जानकारी रख लेनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात बस संक्षेप में जवाब देता हूं। जो भदौरिया जी ने कहा, इन्होंने खुद कबूल किया कि आजम खां को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया? शिवपाल जी तो मुलायम सिंह जी के भाई थे, उनको क्यों नहीं बनाया? मुलायम सिंह जी खुद बन सकते थे, उनको क्यों नहीं बनाया? आज आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है माता प्रसाद पांडे जी, उनको क्यों नहीं बनाया? ये दर्शाता है कि आजम खां को बनाने के पीछे मानसिकता क्या थी। और एक बात बहुत अच्छी बोली भदौरिया जी ने, हम कब कह रहे हैं कि हो रहा है? हजारों सालों से कुंभ होता आ रहा है, हजारों सालों से, और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी बताना चाहता हूं। इन्होंने अनजाने में जो बात कही है, ये प्रयागराज का कुंभ जो है, ये हम उज्जैन, नासिक और हरिद्वार तीनों में होता, अगला कुंभ उज्जैन में होगा। जानते हैं, जब प्रयागराज में होता है तो वृष पे गुरु होता है, जब उज्जैन में होगा 3 साल के बाद तो सिंह पे गुरु होगा, इसलिए उसको सिंहस्थ कहते हैं। और जब वृष पे चंद्रमा होगा और मकर पे सूर्य होगा। अरे मेरे भाई, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, हजारों साल पहले जो कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है,
जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसके लिए फांसियां दे रहे थे गैलीलियो को। आपने खुद कबूला है हजारों साल से आ रहा, मगर उसके बाद भी आपको इस धर्म में विज्ञान नजर नहीं आता है, इसमें भेदभाव नजर आता है। अपनी आंखें खोल के देखो। और मैं दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूं, वेन सॉन्ग एक यात्री था, 640 के आसपास आया है हर्षवर्धन के समय में। उसने प्रयाग में जाकर प्रयाग के महामोक्ष परिषद में इस प्रयाग का उल्लेख किया है कि हर्षवर्धन ने अपने सारे आभूषण दान कर दिए, कपड़े दान कर दिए, और उसने कहा लोग इस कदर आके डुबकी लगाते थे, और इतना ही नहीं, उनको देखकर बंदर डुबकी लगाने लगते थे, इतनी भारी संख्या में लोग आस्था में आते थे। यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 1400 साल पहले का दुनिया में किसी कार्यक्रम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक फॉरेनर के द्वारा नहीं है, किसी संघी भाजपाई ने नहीं लिखा मेरे भाई। इसीलिए समझ में आता है कि क्या हो रहा है। हमने सिर्फ उसको एक सम्मान, स्वाभिमान का स्थान दिया है, आपके लिए हिकारत का स्थान था, इसीलिए आजम खां को आपने अध्यक्ष बनाया था। बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। और तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आस्था का सम्मान हो रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? आस्था का सम्मान है, महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, अखिलेश जी के समय में हुआ है। कैग की रिपोर्ट मैंने पढ़कर बता दी है, और ये कैग की रिपोर्ट आपकी सरकार थी मान्यवर, आपकी सरकार थी 2013 में, तब की कैग रिपोर्ट है, तो मोदी का तो कोई रोल था नहीं इसमें। लेकिन सवाल यह है कि निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है, ये सनातन की बात क्यों हो रही है, ये सवाल क्यों? नाविका जी, जैसे आपने कहा कि कुंभ और महाकुंभ में पहली बार नहीं हो रहा है, और ये आस्था का विषय, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं महाकुंभ और कुंभ दोनों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन जो न्योता की बात है, जो इनविटेशन की बात है, ये तो कहीं नहीं दिया जाता। जिनको भी बुलावा आता है वो जाएंगे, वो वहां पर अपना माथा टेकेंगे, वो वहां पर श्रद्धा पूर्वक अनुसार वहां पे जो जितनी भी रीतियां है उसमें वो भाग लेंगे। लेकिन भाजपा इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूछा गया आपको इन्विटेशन मिला है, तो इनविटेशन की बात ही नहीं होती। काहे भाजपा इस पे क्रेडिट लेने की कोशिश करी? भाजपा का और वर्तमान सरकार का दायित्व बनता है, जैसे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, 4 करोड़ लोग आने वाले हैं वहां पर। 4 करोड़ लोग जब आएंगे, जब वहां पर वो उपस्थित होंगे, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी मदद करे, उनके लिए फैसिलिटीज करे। तो इसमें कौन सी सरकार गलत काम या एक्स्ट्रा काम कर रही है? ये तो उनका कर्तव्य है। और समाजवादी पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि श्रद्धा की बात है, और जिनको बुलावा आएगा वो जाएंगे। तो इसमें गलत बात क्या है? भाजपा इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, इसमें सपा का पॉलिटिक्स कर रही है। मुद्दा उठाया अखिलेश जी ने, हर्षवर्धन त्रिपाठी शायद तथ्यों से थोड़ा सा परे हैं तहसीन पूनावाला। मुद्दा इनविटेशंस का तो उठाया अखिलेश यादव ने कि भाई इनविटेशन कौन दे रहा है? तो क्यों ना दे, कोई मनाही है महाकुंभ में बुलाने के लिए, मनाही है, ये चिढ़ क्यों मच रही है? यही और आज लाइव शो पर ये चिढ़ जो रहे हैं, ये इनकी चिड़चिड़ाहट नजर आ रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी चिढ़ क्यों? नविका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बीच में कोई बाधा नहीं बनेगा। वैसे हिंदू अनुष्ठानों की बाधा की तरह यहां भी अच्छी बात बोलिए तो बाधा होने लगती है, लेकिन ठीक है, उसका भी कुछ न कुछ प्रबंध किया जाएगा। 2001, 2007, 2013, 2019 और अभी 2024 में भी मैं कुछ दिन तो वहां रहूंगा ही रहूंगा। तो एक तो मेरा शहर है, तो मैं बचपन से जब से जानने लायक हुआ तब से उस कुंभ में रहा हूं। और चूंकि हमारे दादू और बड़की अम्मा रहते थे, नाना नानी रहते थे, पिताजी रहे, तो कल्पवास में मैं एक महीना वहां रहता था। तो इसलिए मतलब उसकी महत्ता क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब दुर्भाग्य ये कि 2013 का जिक्र अभी किया गया। 2013 में हमारे शहर में 45 लोगों की जान चली गई थी इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर, और करीब 50 लोग 60 लोग उससे ज्यादा घायल हो गए थे। बड़ी खराब व्यवस्था थी। उतना अव्यवस्थित कुंभ मेरी याद में नहीं। उसके अलावा मैं कहूं तो 2019 के कुंभ से पहले छिटपुट इंतजाम होता है, शहर बदलता है, हर माघ मेले में भी तैयारी होती है, खूब बजट आता है, हर सरकार में आता है। लेकिन पूरा शहर बदल जाए कि शहर वालों को लगे कि हम किसी नई जगह आ गए हैं। बस अड्डे सा दिखने वाला एयरपोर्ट, बमरौली का जो एयरफोर्स स्टेशन में है, वो शानदार हवाई अड्डे में बदल जाता है 11 महीने में।
अभी कैट 2 फैसिलिटी वहां शुरू हो गई है। देश के लगभग हर प्रमुख शहर से उड़ान होगी, कुंभ के समय आप उड़ के पहुंचिएगा। इलाहाबाद का जो प्रयागराज जंक्शन हो गया, प्रयागराज जंक्शन भर नहीं है, प्रयागराज संगम है, प्रयागराज का जो सिटी है, प्रयागराज का जंक्शन है, प्रयागराज छिवकी है, फाफामऊ भी है। इन सारे स्टेशनों को आप जो जितने भी बड़े स्टेशन हैं उनसे आप तुलना कर सकते हैं, वो सुविधा 19 से 24 में हो गई। अक्षयवट का जो किला है जिसके अंदर अक्षयवट है, वो रक्षा मंत्रालय को विशेष निर्देश दिया गया, 2019 में खुला। सरस्वती कूप फिर से खुला। और जो बेड़ी माधव हैं, जो हमारे अपने मोहल्ले दारागंज में है, 12 माधव हैं प्रयाग में, यानी 12 माधव माने जाते हैं जिनकी परिक्रमा करके माना जाता है कि आप प्रयाग का पुण्य पूरा लेते हैं। उन 12 माधव मंदिरों का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार वो 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कराया था। और 2024 में, जो 2019 में नागबासुकी से संगम की बैंक रोड कह लीजिए, मुंबई का मरीन ड्राइव कह लीजिए, जो छोटा वाला बना था 3 किलोमीटर का, अब वो लगभग 10 किलोमीटर से अधिक का हो जाएगा। यानी आप लखनऊ की तरफ से आएंगे, शहर के बाहर संगम पहुंच जाएंगे। अब 45 करोड़ लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे इसको छोड़ दीजिए, उस पूरे शहर में आपकी ट्रैफिक सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गया। स्मार्ट सिटी की तरह जो वहां की जो व्यवस्था है वो बदल गई। और एक लाइन जरूर मैं कहूंगा, 2019 में मैं स्टोरी कर रहा था तो मिशन गंगे की बार बार बात होती है, नमामि गंगे की। मेरे घर के सामने नाली गिरती थी, हर किसी के घर के सामने, छोटे शहरों में होता है कि नाली पानी गिरता है, वो सब जाने लगा सीवर लाइन में, और वो पानी जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। गंगा में वो पानी नहीं जाता, अभी भी कहीं कहीं गिरता होगा, जाता होगा, लेकिन 3 एसटीपी तब शुरू गई। मैं ये कुछ काम गिना रहा हूं, कुंभ कैसे किया जाता है ये इन सरकारों के समय में हमें पता चला। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बचपन से कुंभ देखता आ रहा हूं, 2001 से तो हर कुंभ की रिपोर्टिंग की है, तो ये भी मैं बता दूं। और अब मैं ये उसके जो पौराणिक और धार्मिक महत्व पर नहीं जाऊंगा कि 12 वर्षों का कुंभ क्यों होता, और मैं ये भी कह दूं, अर्ध कुंभ जैसी कोई चीज हिंदू धर्म में नहीं, वो व्यवस्था के लिहाज से अर्ध कुंभ भले कहा जाता। अनुराग भदौरिया जी, अब क्या दिक्कत हो गई? अगर काम हुआ है तो वो गिना रहे हैं, अब इसमें आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा बचपन से मैं देख रहा हूं, तो बचपन मतलब आप 10 साल की उम्र आपकी समझ ली जाए तो अब आप 50 साल के हो गए। इसमें भी बीजेपी का योगदान है क्या कि 40 साल आपकी उम्र बढ़ गई? इसमें बीजेपी का योगदान है तो बता दीजिए आप, कैसी बातें आप करते हो? अरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, सुविधाएं बढ़ती हैं, पहले लोग ट्रेन से आया करते थे, पहले बस से जाते थे, या वो उसके पीछे चले जाओ तो बैलगाड़ी से आते थे, फिर लोग बसों से आने लगे, फिर ट्रेन से आने लगे, हवाई जहाज से भी आएंगे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ऐसा भी एक दिन होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है। हर्षवर्धन जी, अब इसका भी जवाब दे दीजिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल है, योगी मोदी का खेल नहीं है। बेसिक यही बात बता रहे हैं अनुराग जी, जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी, विवेक श्रीवास्तव जी आ रही हूं। क्या बोला जी? 2019 के पहले का प्रयागराज और 2019 के बाद का प्रयागराज, जो भी व्यक्ति वहां गया है उससे पूछ लीजिए। वो शहर बड़ा था, बड़ा सेंटर था, एजुकेशन सेंटर था, लीगल सेंटर था, बहुत कुछ था वहां, लेकिन वो शहर कैसे दुर्व्यवस्था का शिकार होता गया, इसका आंकड़ा बताता हूं अगर इनको ध्यान में आए। 15 मीटर की सड़क 7.5 मीटर की रह गई थी अतिक्रमण की वजह से, और लगातार कोई सरकार, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, कोई भाजपा सपा की बात ही नहीं कर रहा हूं, उसका काम किया ही नहीं गया। माघ मेले, कुंभ मेले के समय सिर्फ काम चलाओ काम किया जाता बीच में, लेकिन उस बार हुआ ये काम। और मैं जितने नए काम बता रहा हूं, पुल बदल दिए गए, फ्लाईओवर बदल गए, उस शहर की पूरी सूरत बदल गई जो आज के आधुनिक समय के लिहाज से होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई हजम नहीं होगी अनुराग भदौरिया जी को, ये बोलते रहेंगे। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे सवाल सिर्फ इतने हैं कि अगर महाकुंभ है, अगर ये आस्था का विषय है और लोगों का आना वहां लगभग तय है, अगर 30 करोड़ जनता आई थी 2013 में, तो अब ज्यादा आएगी, लोग ये कह रहे हैं। अगर उसके हिसाब से तैयारी हो रही है, निमंत्रण बट रहे हैं, तो दिक्कत क्या है?
क्यों विपक्ष के नेता इतने असहज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है निमंत्रण बांटने की क्या बात है भाई, निमंत्रण ना मिले तो दिक्कत, कहीं निमंत्रण बंटने निकल जाए तो दिक्कत, साथ में खोदाई का सामान शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री आवास खोद दो वहां शिवलिंग निकलेगा। ये किस तरह के तर्क हैं, ये किस तरह का अटैक है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, धार्मिक इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसके खिलाफ नहीं। कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी है, होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद पड़ रहा है लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? इतने बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? नहीं, अब देखिए, कमियां गिनाने को तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था? आप गई थी? या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में, बीजेपी की सत्ता है तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कह रहे हैं साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है? बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता? आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए, धर्म प्राण देश है विवेक जी, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। वहां कुंभ में हैजा फैलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कुंभ में हैजा फैलता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पुराने जमाने में लोग ज्यादा होते थे, किसी भी गैदरिंग में समस्याएं हो सकती हैं, इसमें अंधविश्वास करके बोल देना कि कोई समस्या नहीं। मैं बताना चाहता हूं, मुझे जो अर्लीस्ट कुंभ याद है, भगदड़ मची थी। नहीं, नाविका अरे सर अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता है जी। अभी मैं बताना चाहता हूं, ये सेकुलर स्टेट का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। हाँ, आप सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था। इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन, और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है, और उसी समय मेरे मन में बात आता था गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी,
कांग्रेस की सरकार थी मेरे 1989 भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। याद नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है। 1989 जनवरी 89 में एनडी VP तिवारी सिंह की कब आए सरकार सर? यूपी में थी और राजीव गांधी को तो कुछ नहीं पता रहता उसके भाई। बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। वीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए थे। केंद्र में कुंभ हुआ ना, था गलत जनवरी बोल रहे हैं आप 89 सर। में, कुछ नहीं ये पता। चीज विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं और तब आप समर्थन दे रहे थे। चैलेंज कर रहा हूं आपको, ए भाई चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है केंद्र में किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो, बेवजह की बात है। गूगल सर जब तक आप कर रहे हैं, जनता पब्लिक बहुत से सवाल भेज रही है। सुलोचना का धनबाद से सवाल है, सीएम आवास योगी जी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अगर वहां पर हिंदू मंदिर का कोई निशान मिलेगा तो योगी जी जरूर खुदाई करवाएंगे, इसमें अखिलेश जी उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? महेंद्र हरित का कैथल से सवाल है, जिन लोगों ने बुलावे के बाद भी अयोध्या जाना जरूरी नहीं समझा, उन्हें आज कुंभ का निमंत्रण क्यों चाहिए? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, नाविका जी भदौरिया जी ने अभी कहा कि हमने आजम खान को कुंभ मेले का चीफ बनाया था, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम के होने का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। धर्म, हमने कहा ना, हम लोग धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटना चाहती है। हम सनातनी है ना, किसी हिंदू को बना देंगे, को मानने वाले लोग हैं। वक्फ बोर्ड में हिंदू को बना देंगे। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आजम खान, अरे आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की भाई? सवाल है पब्लिक का, बीजेपी की तरफ से मत बोलिए ना। सवाल है पब्लिक का, और मरते दम तक पब्लिक के सवालों को पूछती रहूंगी, आपको सही लगे या ना लगे। बोला कि भाई नहीं, सुनिए, इसके पहले आपने बोला, मेरी बात सुनिए, इसके पहले आपने बोला समाजवादी और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है कुंभ होने से, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुंभ तो मेरी आस्था का विषय है। हमने तो 2013 में इतना भव्य कुंभ करवाया था, महाकुंभ करवाया था। हमें विदेश में इसके लिए हम लोग को सराहना किया गया, हमें अवार्ड दिया गया, और हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू का पर्व में हमने आजम खान साहब को बनाया था, 45 लोग स्टैम्पीड में मर गए थे, महाकुंभ हुआ और आपने भव्य करा दिया था कि यहाँ पे हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है। नाविका जी मुझे कुछ कहना है, इजाजत। नाविका जी इजाजत दे, एक लाइन। नाविका जी आपने बिल्कुल सही बताया कि जो नाविका जी, अनुराग भाई प्लीज, आपने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2013 की कुंभ को लेकर, और माननीय सुधांशु जी ने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार थी। मैंने सीएजी की रिपोर्ट निकाली 2019 कुंभ मेले की, जिसको मुझे सौभाग्य मिला था जाने का, जनवरी से मार्च के अंदर। मैं जनवरी में गया था, और सीएजी लिखी ऑफिशियल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, किस तरह से मिसमैनेजमेंट था, पैसों को किस तरह से, पैसे का पूरा हिसाब नहीं हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल, क्राउड मॉनिटरिंग में गड़बड़ी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली बयान दिया है कि वी विल रिपोर्ट, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यूपी गवर्नमेंट का। सुधांशु जी मैं आपको रिपोर्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल भी भेज दूंगा। ये सीएजी की रिपोर्ट पर अगर उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार ने गलत काम किया था, तो वही गलत काम तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। अब सवाल यह है कि हर सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे। अनुराग भाई बराबर बोल रहे, और दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, ये इन्विटेशन की बात कहां से आई? जिसको जाना है, जैसे मुझे तो कोई इन्विटेशन मिला नहीं था 2019 में, मुझे सौभाग्य मिला जाने का, मैं वहां पर गया, तो जाएगी अखिलेश जी, वो वीआईपी स्टाइल में जाएगी। 40-30 करोड़ लोग आते हैं। जहां इन्विटेशन आया वहां तो गए नहीं। बात अब आप दूसरी कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो पूछा गया उसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? पब्लिक ने सवाल पूछा, और तहसीन भाई इसका जवाब जरूर दे दीजिए। अगर आजम खान महाकुंभ मेले के हेड हो सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। और वक्फ के कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में जहां हिंदू है, कौन बना? सीओ हिंदू है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बीजेपी ने अपॉइंट किया है, कहां गलत है? सुधांशु जी कहां अपॉइंट हुए हैं? बिल्कुल ठीक, मैं आपको लिस्ट देख लूंगा, कहीं ऐसे, मैंने लास्ट टाइम आपके शो में बताया था, मैं देख लूंगा स्टेट कई सीओ है, कई गलत। उदाहरण दीजिए ना, मैंने फरहाद हाकिम और आजम खान का उदाहरण दिया। और तहसीन भाई, आप जब सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हैं, तहसीन भाई आप सीएजी की बात करते हैं, आप पढ़े लिखे वकील हैं, तो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कोट करके बोलना चाहिए।
और अगर 2019 में सीएजी की रिपोर्ट पर कोई आपत्तिजनक था तो ये बताइए सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की किस कमेटी में आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पीएससी का चेयरमैन कौन था? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता। बोलिए 2019 में थे, क्यों नहीं तलब किया? अगर आपकी बात ये तथाकथित मीडिया रिपोर्ट सही है तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो उस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ही रोल है, सीएजी के किसी भी ऑब्जेक्शन के ऊपर डिपार्टमेंट को तलब करना, दिखाइए मुझे एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। इसलिए राजनीति करना अलग है मेरे भाई। जो फैक्ट है किस तरह का भव्य आयोजन था ये सबने देखा है, और जिस आयोजन में 40-45 लोगों की मृत्यु हो गई उस आयोजन को कहना मुझे लगता बहुत चिढ़ाना। में एक और बात, 2001 में कुंभ हुआ था जिसमें लालजी टंडन संयोजक थे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। आपको पता है उसमें कोई ऐसी घटना हुई थी? और मैं इसलिए दर्शकों से कहना चाहता हूं 2001 इंटरनेशनल टेररिज्म थ्रेट के हिसाब से सबसे खतरनाक वर्ष था। उसी वर्ष में 9/11 हुआ था, बाद में उसी में बाद में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने दिसंबर 1999 में भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी, और उस समय कोई अफगानिस्तान में नाटो की फोर्सेस नहीं थी। उस समय इंडिया में ससेप्टेबिलिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक सबसे ज्यादा थी। इसके बावजूद सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जब आप लोग बात करें, अगर आपको लगता सीएजी थी तो पीएससी का चेयरमैन क्या कर रहा था? आपको बिल्कुल पब्लिक के कुछ और सवाल। मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है। चलिए मान लिया कि यूपी सरकार कोई काम नहीं कर रही, आपकी तो अच्छी सरकार थी ना। 2013 में भगदड़ में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था? उसकी जांच में क्या निकला बताइए, जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। नाविका जी मुझे 10 सेकंड देना। आऊंगी जी। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं। मुझसे मत पूछिए, पहले पब्लिक के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, पहले पब्लिक के सवाल का जवाब दीजिए। बोलने तो दीजिए। आप रनिंग कमेंट्री करती हैं, आप बताओ क्या रनिंग कमेंट्री करोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? आप जवाब दीजिए। आप मुझसे सवाल है, मत मैं जवाब पूछिए। देता हूं, रनिंग कमेंट्री करते हैं तो फिर ये तो ठीक नहीं है। अरे छोड़िए, आप मुझे बोलने ही नहीं देते, आप विपक्ष को नहीं बोलने देते, ये दिक्कत है नाविका जी। ये ठीक परंपरा नहीं है। आप सवाल पूछते हैं, 45 लोग मरे थे। क्या आपको लगता है जवाब अगर ठीक मिल रहा है, सरकार के खिलाफ जा रहा है तो आप पीछे से बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे तो हम जवाब दे नहीं पाएंगे। जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बोला कि जिस तरह कोई अगर दुर्घटना घटती है, कोई भी घटना, जैसे अभी हाथरस में 110 कितने लोगों की मौत हुई थी ना भगदड़ में, सरकार बीजेपी की थी, है बीजेपी की अभी, तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोला जाए भाई? कोई भी दुर्घटना होती है आप उसको हर चीज से जोड़ना शुरू कर देते हैं। भगवान करे कभी कोई दुर्घटना इस देश में ना हो। मैं तो नहीं चाहता एक व्यक्ति की भी मौत हो किसी भी वजह से। सही है, एक्सीडेंट होता लेकिन है तो दुर्घटना दुर्घटना जब घटी हो तो हर्षवर्धन त्रिपाठी उस पूरे अरेंजमेंट को आप भव्य अरेंजमेंट कहेंगे? आप भव्य अरेंजमेंट कह सकते हैं जहां 45 लोगों की मौत हो गई हो? नवका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैंने भी वो सीएजी की रिपोर्ट खोल ली है, और तहसीन भाई मैं कह रहा हूं कि लाइन पढ़ के बताइएगा। हमारे सामने भी ब्रीफ खुल गया है, आपसे बात करते मैंने वो रिपोर्ट खोल ली क्योंकि मुझे भी ध्यान में था। वो कह रहे हैं कि 27 करोड़ दिया गया था, एलोकेट किया गया था, 2100 समथिंग करोड़ का खर्च हुआ। वो कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट था उसका और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जितना पब्लिसिटी पर दिया गया था उससे ज्यादा खर्च कर दिया गया। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में किसी करप्शन की, किसी भ्रष्टाचार की लाइन जरा आप पढ़ के सुनाइए। मैं ये सुनना चाह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसीलिए इस रिपोर्ट के मैंने खोल लिया था। जब आपने जिक्र किया ना तो मेरे सामने भी खुली, पैरा वाइज बात करेंगे। बताइए जी। थैंक यू हर्षवर्धन जी, आपने मुझे मौका दिया। तो ये बात तो साबित हो गई कि सीएजी की रिपोर्ट फाइल हुई थी 19 अगस्त को। फॉर इंस्टेंस, मैं अंग्रेजी में पढ़ते इसका अनुवाद करते थे। नहीं मैं एक हर्षवर्धन भाई, ये तो किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया था। नहीं हर्षवर्धन भाई, बस एक लाइन। हाँ, मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा उसका ऑडिट पढ़ते बताता हूँ हर्षवर्धन जी। अरे ये तो सुन लीजिए हर्षवर्धन जी, एक्सपेंडिचर का मतलब ऑडिट होगा। जी तहसीन, करप्शन का चार्ज कहां है बताइए? पढ़ा करप्शन का पढ़ते बताता हूं और मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, about rupees 42,000 per unit was spent on procuring temporary toilets, despite these being worth 36,000 per unit, as a result of which additional 9 crores was spent under the heading. ये एक है, मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं जिसने इसका पूरा ब्रीफ निकाला। करप्शन का पहला 9 करोड़ का यहीं पर ढांड ली टॉयलेट के ऊपर।
आपके सामने पढ़ रहा हूं। इंडिया टुडे का आपको रिपोर्ट भेज दूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे हैं सर, आप रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं। आप मुझे पैराग्राफ बताइए, किस पेज पे है, पैराग्राफ कौन सा है, सब पैरा कौन सा है, रिपोर्ट का मैं बताइए, मेरे सामने खुली हुई। सर रिपोर्ट बताइए, क्योंकि पूरा बार मत सर, करिए। क्योंकि सर या तो आप कह दीजिए इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस ने जो ये अरे रिपोर्ट कमाल है, उन्होंने मैं brief यहाँ निकाला पर- गलत है। यहाँ आप बता पर दीजिए, सिर्फ आप टाइम्स नाउ, मैं ये सिर्फ नहीं कह टाइम्स रहा हूं। नाउ की रिपोर्ट चलेगा, मानती छोड़िए। हूँ, बाकी नहीं मानती, इसीलिए तहसीन पूनावाला जी थोड़ा सा होमवर्क और कर लीजिए, इंतजार रहेगा। मैं दोबारा डिबेट कराऊंगी, फिलहाल आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। लेकिन पब्लिक के और सवाल, अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही हैं, राम मंदिर में कमियां, कुंभ में कमियां, संभल में मिली मूर्तियां और मंदिरों पर सवाल उठाना, सनातन के हर आयोजन का विपक्ष विरोध क्यों करता है? विवेक श्रीवास्तव, अब पब्लिक के सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन करिए, लोगों का मौलिक अधिकार है इस मुल्क के अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आप अपना रिलीजन फॉलो करिए, कुंभ जरूर मनाइए। ऑर्गेनाइजिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, उसको करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, कोई हादसा ना हो, सब कुछ प्लेजेंट तरीके से हो जाए, नो डाउट, इसमें पूरा देश एक है। लेकिन अब ये कह देना साहब, जैसे कि कुछ धर्मगुरुओं ने कहना शुरू करा और बीजेपी का बड़ा समर्थन था कि साहब जब कुंभ होगा तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इस बाउंड्री के अंदर नहीं आए तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कोई सनातन विरोधी नहीं है। ये नहीं लेकिन हो सनातन सकता। का उपयोग सब अगर आप चाहते हैं। समाज नहीं और है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के लिए करेंगे, सब एकदम चाहते नहीं हैं। हो सकता, ये नहीं, मैं बिल्कुल आपको गलत बता रहा हूं, बात है। धर्मगुरुओं जो की भी ये so-called कह रहा है डिमांड है। गलत कह रहा है। आप सुनिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा कहा। तो बीजेपी के बारे में थोड़ा बोला करिए कि ऐसे धर्मगुरुओं को अपने प्लेटफॉर्म पर ना बुलाया करें और उनको एंडोर्स ना करा। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आपको दिक्कत क्यों हो रही है, खोदने की बात से दिक्कत, कुंभ से दिक्कत, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत। सुधांशु त्रिवेदी, आज सही सवालों के सही जवाब क्यों नहीं आ रहे? सब इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल टेक्निकली गलत बोला है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहाँ ऐसी कोई रोक नहीं है। हजारों हजार, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा, हजारों विदेशी जाते हैं और कोई रोकता नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, तहसीन भाई को याद होगा 2001 में सोनिया गांधी जी भी गई थी, क्योंकि तब उनको कुछ वो था, जो भी कारण रहा हो, पर सोनिया गांधी जी गई, किसी ने रोका था क्या? इसलिए आप जब कहने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, नाविका जी, जो लोग राम मंदिर के न्योते के ऊपर नहीं गए वो तो अलग बात है। जिन्होंने लिख के दिया कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, ये कोई लिख के नहीं देता। अगर आपको घर की बेटी की शादी में कोई बुलाया, आप जाए ना जाए अलग बात है, आप लिख के नहीं देते, मैं नहीं आऊंगा। मगर ये लोग वो हैं जो 3 पीढ़ी बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किए हैं। 1959 जवाहरलाल नेहरू ने जाके काबुल में बाबर की कब्र पे माथा टेका है। 1968 में इंदिरा गांधी ने, 2005 में राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। मैं पूछना चाहता हूं किसने न्योता दिया था? और 68 में मनमोहन, इस बात को नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। विवेक श्रीवास्तव बताओ भाई, बाबर की कब्र पे तो बगैर बुलाए जाके सजदा करेंगे, राम मंदिर पे लिख के दे देंगे कि आना नहीं है, और यहाँ कहेंगे न्योता मिला नहीं है। सवाल यही है, जो सेक्युलरिज्म सबको समझाते हैं, हिंदुओं की धर्म पर जब उतरती है तो सेक्युलरिज्म कहाँ चला जाता है? जो संविधान की बात करते हैं, उनका हिंदुओं के धर्म पर संविधान कहाँ चला जाता है? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को थैंक यू कहती हूं, धन्यवाद देती हूं और दर्शकों आपका भी लेती हूं इजाजत। नमस्कार।